तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जावा इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जावा सीरियलाइजेशन के बारे में। जावा सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन जावा में क्यों किया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ओके। सो हम देखते हैं। तो सीरियलाइजेशन जो है, सीरियलाइजेशन जावा में किया जाता है ऑब्जेक्ट स्टेट को सिक्योर करने के लिए। ऑब्जेक्ट स्टेट को सिक्योर करने के लिए इसका मतलब कि सपोज करिए आप किसी नेटवर्क पे डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है, या आपका नेटवर्क पे जो डेटा है वो आपका अ, हम्म, किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जा रहा है। लाइक जैसे अपना ईजेबी में होता है, या रिमोट मेथड इन्वोकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों का जहाँ पे डेटा ईजेबी इंस्टॉल्ड होते हैं अलग अलग सिस्टम्स पे, जहाँ पे हमारे सर्वर टू सर्वर डेटा कम्युनिकेट करता है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जब जब अपनी स्टेट पे ट्रेवल करता है तो उस टाइम कई बार क्या होता है, नेटवर्क लॉस की वजह से जो कि ऑब्जेक्ट होता है वो लॉस हो जाता है उसका डेटा। ठीक है, तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए सीरियलाइजेशन का यूज यूज किया जाता है। तो हम सिंपली जो है सीरियलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मैकेनिज्म टू राइटिंग द स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द बाइट स्ट्रीम। ठीक है, बाइट स्ट्रीम में कैसे अब अब अभी तक हमने देखा है कि अगर हम जावा में कोई भी फाइल सेव करते हैं या रीड करते हैं तो जो भी डेटा होता है वो बाइट के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, तो अब जब भी डेटा रीड होगा या राइट होगा तो वो किसी बाइट के फॉर्म में होगा। तो और जो अपने पास में क्लास ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है क्लास। क्लास में हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हमको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है, अब सीरियलाइजेशन का जो रिवर्स ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं डीसीरियलाइजेशन। मतलब अगर कोई बाइट स्ट्रीम है आपके पास में तो आप उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये आप देख पा रहे हैं इसको। ऑब्जेक्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रीम इज कॉल्ड द सीरियलाइजेशन, एंड द सेम कन्वर्टिंग अ बाइट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट स्ट्रीम into the object is called the deserialization. ओके, सो अब बात आ रही है मेन, अलग अलग सर्वर्स पे डेटा है, ट्रेवल कर रहा है, नेटवर्क लॉस ना हो जाए, तो उस वजह से हम ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम और स्ट्रीम को बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सीरियलाइजेशन का यूज करते हैं। तो क्या ये प्रोसेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सपोज करो मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ विंडोज के सर्वर पे, जो मेरा डीसीरियलाइज हुआ सेम ऑब्जेक्ट वो हुआ लाइनक्स के सर्वर पे। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, जी नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कंसेप्ट आया क्यों, सीरियलाइजेशन। अब जैसे हम देख क्या जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हर क्लास का कोई ना कोई ड्रॉबैक था। सबसे पहले फाइल इनपुट क्लास थी, उसका कोई ड्रॉबैक था। तो फिर डेटा इनपुट क्लास आई, डेटा इनपुट स्ट्रीम आया। ठीक है, अब ना डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता था कि हम लोग ऑब्जेक्ट से परसिस्टेंस, उसमें डेटा राइट नहीं कर सकते थे, परसिस्टेंस मीडिया में डेटा राइट नहीं कर सकते थे कहने का मतलब। ठीक है, तो हम लोग इसी, ये जो था इसका ड्रॉबैक, इसे ही ओवरकम करने के लिए हम सिविलाइजेशन का कंसेप्ट लेके आए, जिससे कि हम लोग अपना जो भी डेटा है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, किसी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, किसी एक स्टोरेज ड्राइव में रख सकें डेटा, किसी भी परसिस्टेंस मीडिया लाइक डेटाबेस हो गया, या आपका कोई फ्लैट फाइल्स हो गई, या वर्ड फाइल्स हो गई, जहाँ पे आप परमानेंटली आपके डेटा को स्टोर कर सकें, वहां पे आप लिख सकें। ठीक है, तो अब डेटा, अब ऑब्जेक्ट स्ट्रीमिंग में जो होती है वो दो क्लासेस यूज में होती हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, एज द नेम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का क्लास का क्या मतलब है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को रीड करती है। ठीक है, और ये किसकी क्लास है, ये ऑब्जेक्ट इनपुट इंटरफेस की सब क्लास है। ठीक है, और सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जो कि है ऑब्जेक्ट आउटपुट इंटरफेस की सब क्लास है। ठीक है, इसका क्या मेथड होता है, राइट ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मेथड होता है राइट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट इनपुट है क्लास है उसका मेथड होता है रीड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो एक
वर्ड होता है जावा में सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन को करने के लिए हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस की नीड पड़ती है। तो चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। जब भी हम हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रीड या राइट करना है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो हमें जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। कौन सा इंटरफेस है? जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। अब क्या है ये इंटरफेस, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, कमेंट करूं, ठीक है। इट मीन्स कि दिस ऑब्जेक्ट क्लास मस्ट बी सब क्लास ऑफ द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। जो हमने पर्सन क्लास बनाई है वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब बता दी कि अगर कोई इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मतलब इसके कोई प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे? जी नहीं, इसके कोई प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है, ठीक है। ये बस इम्प्लीमेंट करना होता है हमको इंटरफेस किसी भी क्लास को सीरियलाइजेबल बनाने के लिए, ठीक है। नाउ, तो अब इसके कौन कौन से मेन कंस्ट्रक्टर हैं? जैसे कि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम है और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, तो उसमें हम डायरेक्टली किसी भी इनपुट स्ट्रीम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका इंटर तो यही जो है इसके ये दो मेन कंस्ट्रक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये फाइल इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, ठीक है। तो अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, लेट अस सपोज, अब अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करवाना है इंटरनेट पे, ठीक है, थ्रू माय सर्वर, ठीक है। मेरा एक सर्वर पे एक जगह डेटा है जहां से मुझे दूसरे सर्वर से डेटा सेंड करना है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ, ठीक है, एक ये क्लास बनाई मैंने, पब्लिक क्लास पर्सन, ठीक है। और इसका मैंने बना लिया है, इसको यहाँ पे मैं कर देती हूँ इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, ओके। अब सीरियलाइजेबल मैंने क्लास बना ली है, और मैं इसमें एक अपना एक ऑब्जेक्ट लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक check करी कि ये फाइल क्रिएटेड है मेरे पास में। अगर फाइल ये एफ डॉट टेक्स्ट में मैं अपनी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये फाइल मैंने चेक करी कि इसमें फाइल है, अगर नहीं है तो ये फाइल जो है क्रिएट कर देगा। फाइल एफ इज इक्वल टू न्यू न्यू फाइल डी सी। इस स्टेटमेंट से फाइल अपनी क्रिएट नहीं होती, इस स्टेटमेंट से सिर्फ एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सिर्फ एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनता है। और जब भी हमको फाइल क्रिएट करनी होती है तो इस फाइल ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है क्रिएट न्यू फाइल, इससे फाइल क्रिएट होती है। अगर आप सिंपली इसी लाइन को लिखेंगे फाइल एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल, तो फाइल जो है वो आपकी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, अब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे पास एक गेटर हेडर क्लास बनी हुई है, स्टूडेंट क्लास, जिसमें कि सीरियलाइजेबल इंटरफेस पर किया हुआ है। वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरी क्लास लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने एक क्लास जो है प्री डिफाइंड ऑलरेडी बना रखी है। आइए अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं डिबगिंग मोड में कि ये कैसे वर्क करती है क्लास, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है, इसने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, और इसका कोई इंटरफेस नहीं है, हम बस सीरियलाइजेशन के लिए इसे कीवर्ड को यूज में लेते हैं, इस इंटरफेस को यूज में लेते हैं, और इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। अभी आप इतना सही ध्यान रखें। तो ये मैंने इसके 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, कोर्स है और फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे जो मैं डेटा इस ऑब्जेक्ट में सेट करने वाली हूँ, उसे ही मुझे नेटवर्क पे दूसरी जगह चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नेटवर्क पे सिक्योर ट्रेवल करवाने के लिए और डेटा लॉस ना हो, इसलिए हम सीरियलाइजेशन का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अपन ने स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पे आईडी, नेम, कोर्स और फीस पास कर दी, ठीक है। अब नाउ, सबसे पहले फिर हमने सेकंड स्टेप क्या किया, एक स्ट्रीम क्रिएट करी और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। स्ट्रीम क्रिएट करी मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम की, बिकॉज हमको फाइल में डेटा लिखना है, तो हमने आउटपुट स्ट्रीम बनाई। एंड आफ्टर दैट आउटपुट स्ट्रीम बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने जो है
इस फाइल में यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब आफ्टर दैट इसमें क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने इस पूरे के पूरे S1 क्लास के ऑब्जेक्ट को फाइल में राइट आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आउट डॉट फ्लश मेथड कॉल किया, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसको ये इसके फ्लश मेथड में रहे, इसको भूले ना, ठीक है। और स्ट्रीम को हमने क्लोज क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेट अस सी, ये जो डेटा है अपना फाइल में लिखने में आ गया है। तो चलिए अपन एक बार देख लेते हैं फाइल बनी हुई है या नहीं डी में। तो ये जो फाइल है मेरी डी ड्राइव के अंदर बनी हुई है, एफ डॉट टेक्स्ट, जी हाँ ये बनी हुई फाइल है। तो एक बार मैं इसको हटा देती हूँ और इसको सेव कर देते हैं और एक बार इसको डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। एफ डॉट टेक्स्ट और सक्सेस, मतलब जो हमारी फाइल है वो बन चुकी है और यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ फाइल बन भी चुकी है और ये कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे कुछ लिखा भी आ चुका है। अब इसे देखते हैं कि ये रीड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा सीरियलाइज्ड फाइल बन के हो गया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसे डीसरियलाइजेशन में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब हमें इसी फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया सिर्फ सीरियलाइजेशन का एग्जांपल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने एक मेन फाइल सीरियलाइजेशन इंटरफेस नाम से फाइल बनाई, अगेन एक मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट पास किया उसमें, ठीक है। उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में डेटा पास किया और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम बना के यहाँ पे जो है, सॉरी ये काम तो ऑलरेडी अपना हो चुका है, तो कोई नीड नहीं है स्टेज की, तो इसे यहाँ से इसके लिए जो है हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें उसी ऑब्जेक्ट से रीड करना है, क्योंकि ये एग्जांपल है सिर्फ सीरियलाइजेशन का। डी सीरियलाइजेशन कैसे होता है अपन नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। बट अभी ये है, अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट सीरियलाइज्ड है तो मुझे उसे रीड कैसे करना है। तो रीड करने के लिए सेम जो है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, वहां पे फाइल इनपुट स्ट्रीम पास किया डायरेक्टली, क्योंकि उस फाइल को हमको रीड करना है, तो एज इनपुट स्ट्रीम हमने वो फाइल पास करी यहाँ पे। और फाइल पास करने के बाद में इस स्ट्रीम के थ्रू जो भी सारा डेटा है रीड ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। हम बिकॉज ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का जो कि रीड मेथड होता है, जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ रीड कर लेता है, तो हमने उस मेथड के थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में डेटा स्टोर कर लिया। एंड नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एक करके हमने स्टूडेंट फाइल से डेटा ले लिया। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार रन करवा के, फिर इसको एक बार डिबग मोड में देखते हैं कैसे चलता है ये। देखिए ये सेम जो डेटा है ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार किस जब जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम आए, हमने इसको यहाँ पे चलाया और ये जो एस है, अब आप देखिए इस एस स्टूडेंट के अंदर, इस एस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अगर ये स्टूडेंट @760 है, तो यहाँ पे एस डॉट पी, एस डॉट आई डी, एस डॉट कोर्स और एस डॉट नेम, जो ये है यहाँ पे ये डेटा आपको एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब क्लास के अंदर हम अगर हम किसी क्लास में एज ए डेटा स्टोरेज कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो है इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास एज ए डेटा स्टोरेज भी काम में हम ले सकते हैं, ठीक है।